आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। राम मंदिर का मुद्दा क्या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता दिलाएगा? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित होने के बाद से ही देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस चल रही है। ये मंदिर वहीं बना है जहां 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए जो वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई है। मस्जिद के लिए 5 साल पहले मिली जमीन पर कहां तक पहुंचा निर्माण का काम? ग्राउंड रिपोर्ट। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है और सोमवार 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की गई, वह भी तब जब मंदिर का निर्माण अभी भी अधूरा है। देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताज़ी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की नई और ताज़ी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। विपक्ष ने समारोह के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया। उनके इस कदम से एक और हलचल पैदा हो गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े दलों और संगठनों ने प्रत्येक घर में अक्षत वितरित कर और कलश यात्राएं निकालकर पूरे देश में धार्मिक माहौल बनाया। देश के कोने कोने में भगवा रंग से सराबोर धार्मिक माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शो का नेतृत्व कर रहे हैं। वह इतने बड़े पैमाने पर होने वाले किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में इस आयोजन में अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्य से कौन इनकार कर सकता है? आज का अयोध्या कांड कभी भी केवल धार्मिक नहीं रहा, इसमें हमेशा से राजनीति शामिल रही है। राम मंदिर आंदोलन न केवल हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद को मुख्यधारा में लेकर आया, बल्कि भारतीय राजनीति की प्रकृति को भी बदल दिया। मंदिर का मुद्दा जैसे ही राजनीति में आया, इसका असर हर अगले चुनाव पर पड़ा। ऐसा लगता है कि इसका असर इस बार के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा? भाजपा ने पिछले 3 दशक में इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया है, तो क्या वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बहुमत लाएगी? पिछले 3 दशक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से फायदा हुआ है। भाजपा का वोट बेस धीरे धीरे बढ़ता गया है। भाजपा जो कभी 2 सांसदों तक सीमित थी, उसने पहले लोकसभा में 100 के आंकड़े को छुआ और जल्द ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। चुनाव विश्लेषक और लोकनीति सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों के बीच सर्वेक्षणों के आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग धार्मिक आस्था रखते हैं। वो मंदिरों ने नियमित रूप से जाते हैं। उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया। ये मतदान प्रतिशत में महत्वपूर्ण है। संजय कुमार बताते हैं कि रोजाना मंदिर जाने वाले धार्मिक लोगों में से 51% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया। करीब इतना ही फीसद 2014 में भी था। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हैं और रोजाना मंदिर नहीं जाते, उनमें से 32% ने बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब है कि धार्मिक लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर है। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह का धार्मिक माहौल बना है, उससे यह संभावना है कि राम मंदिर में रुचि रखने वाले निष्ठावान लोगों के वोट बीजेपी को मिले। भाजपा 1980 के दशक में राम मंदिर मुद्दे के जोर पकड़ने के साथ ही इन मतदाताओं का समर्थन तेजी से हासिल करती आई है। कुमार कहते हैं 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्से, 2019 में पुलवामा बालाकोट की घटनाओं के बाद बने माहौल के बाद भी मतदाताओं पर धार्मिक मुद्दों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही होने की संभावना है। वो कहते हैं
मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और राम मंदिर सबसे आगे रहेगा। मुझे यकीन है कि कम से कम उत्तर भारत के मतदाता राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के नेता लगातार कहते रहे हैं कि राम मंदिर का कार्यक्रम पूरी तरह से धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसके बाद भी जब जनता की भावनाएं इस पैमाने पर प्रभावित होंगी तो उसका असर उनकी राय पर भी दिखेगा। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी कहते हैं, जब इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन होता है जो देश के कोने कोने में पहुंच जाता है तो जनमत एक दिशा में जाने लगता है। इसका किसी न किसी तरह से प्रभाव पड़ेगा और आपको वह परिणाम जरूर नजर आएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने का वादा कर भाजपा ने इस मुद्दे को सालों तक जिंदा रखा। भाजपा भले ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उन्हीं परिणामों को दोहराने का इरादा रखती है, इतिहास हमें यह भी बताता है कि कुछ धारणाएं जैसी सतह पर दिखाई देती हैं, वो चुनाव क्षेत्र में बदल जाती है। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, यहां तक कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब भी हर जगह यह धारणा थी कि हिंदुत्व हर जगह हावी होगा और भाजपा हर जगह चुनाव जीतेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कांशीराम एक साथ आए और बीजेपी हार गई। वो बात के कुछ चुनावों में भी सरकार नहीं बना सकी। लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर कहते हैं, बीजेपी को जो बहुमत मिलने वाला था राम मंदिर के प्रभाव से उसमें अधिकतम 10-20 सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ही बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने का एकमात्र कारण हो, अन्यथा यह मुश्किल होगा। आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार नहीं बेच सकते हैं। लोगों ने राम मंदिर के विचार को स्वीकार किया, यह अब तैयार है। इसका अनुमान सभी को पहले से ही था, इसलिए बीजेपी को इसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन राम मंदिर को लेकर बने भावनात्मक माहौल का वे फायदा जरूर उठाएंगे। यही राजनीति है। हम चुनाव से पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम एक बार फिर भारतीय राजनीति में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के साक्षी बनेंगे। जब 80 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और 90 के दशक में और अधिक उग्र हो गया तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया गया। इस कदम ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। चुनावी राजनीति में धर्म और जाति प्रमुख कारक हैं। असली सवाल यह है कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा? क्या मंडल को रोक पाएगा कमंडल? कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया यही करने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर का मुद्दा सामने आते ही जाति जनगणना की मांग की गई। हालांकि 1922-33 के बाद से 2024 तक समय और सामाजिक राजनीतिक हालात काफी बदल गए हैं। पहचान की राजनीति, समाज में धर्म और जाति की लड़ाई की प्रकृति बदल गई है। इसके अलावा भाजपा की राजनीति अब कमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने मंडल को भी जन्म दिया है। इसका अर्थ यह है कि वे पहले से ही सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अखबार जन मोर्चा के संपादक सुमन गुप्ता कहते हैं, 2014 तक ओबीसी विशेष रूप से उत्तर भारत में खुद को भाजपा से दूर कर रहे थे। उनका एक अलग राजनीतिक एजेंडा था, मंडल था और कमंडल भी था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है उसे देखते हुए क्या भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले लोग अपना मन बदल लेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस को अयोध्या के धार्मिक आयोजन में शामिल न होने के, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रुख से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के रवैये को एक समर्थन मिल गया है। चौहान कहते हैं, हिंदू धर्म में पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब मुझे बताएं, क्या शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हैं? क्या वे मुस्लिम समर्थक हैं? उन्होंने भाजपा की राम मंदिर राजनीति को उजागर किया है। क्या महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है राम मंदिर? जमीनी हकीकत भी यही है। देश के आम लोगों को जीवन में बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मीडिया ने जो नैरेटिव गढ़ा है
उससे क्या आप विश्वास करेंगे कि मंदिर का मुद्दा राजनीति में प्रमुख हो गया है? ये तब है जब बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है। इसे पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई है। महंगाई ने कई परिवारों के बजट पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इनमें से अधिकांश निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हैं। क्या राम मंदिर के धार्मिक माहौल में आम आदमी के जीवन से जुड़े ये मुद्दे चुनाव पर कोई असर डालेंगे? पत्रकार गिरीश कुबेर कहते हैं, यह धार्मिक उन्माद इस हद तक पैदा किया जाएगा कि लोग अन्य सभी मुद्दों को जरूरी न मानने के पक्ष में होंगे। जब नेता इस तरह के उन्माद में शामिल होंगे तो स्वाभाविक रूप से जो लोग सामाजिक क्रम में उनसे नीचे हैं वे ये सवाल नहीं पूछेंगे। टकराव की कोई संभावना नहीं है। सच ये है कि उनके पास इसके खिलाफ सवाल उठाने का कोई मौका ही नहीं है। वहीं संजय कुमार कहते हैं कि लोग भले ही बेरोजगारी, महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहे हों, लेकिन असल वोटिंग में इसका असर शायद नजर न आए। ये हकीकत है। वो कहते हैं, लोग पिछले 2 साल से इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ चुनावों के दौरान हमारे सर्वेक्षणों में यह देखा गया था कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन हमने देखा कि इन मुद्दों के बाद भी भाजपा फिर से सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े मुद्दे थे, लेकिन लोगों ने फिर भी भाजपा को वोट दिया। लोग इन मुद्दों पर चिंता तो जताते हैं, लेकिन उन पर वोट नहीं करते हैं। वे दूसरे मुद्दों के लिए वोट देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताज़ी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। हर वक्त की नई और ताज़ी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।